बेतहाशा दौड़े जा रही थी। तभी अचानक वो एक पत्थर से टकराकर गिर गई। वो उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी कुछ लोगों ने आकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। वहीं एक दिन पहले एक 30 माले की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर 3 पीस सूट पहने एक शख्स बड़े से ग्लास वॉल के सामने खड़ा था, जहां से पूरा मुंबई शहर दिखाई दे रहा था। वो शख्स अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डाले कुछ सोच रहा था। तभी उस शख्स का फोन रिंग हुआ। उसने अपने एक हाथ से फोन पिक करते हुए अपने दूसरे हाथ से आंखों पर चढ़ा शेड हटाया। जब उसने दूसरी तरफ की बातें सुनी तो उसके हाथों की पकड़ फोन पर कस गई और तभी उसने अपनी रौबदार आवाज में फोन के दूसरी तरफ वाले आदमी से कहा, मुझे वो लड़की चाहिए। अगले 24 घंटे में वो लड़की मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। उसकी आवाज में इतनी एरोगेंस थी कि फोन की दूसरी तरफ वाला आदमी उसकी आवाज सुनकर घबरा गया। फिर उसने अटकते हुए कहा, ओके सर। उसके बोलने के अगले पल ही कॉल कट हो गई। कॉल कट होते ही उस आदमी ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और वहां खड़े सभी लोगों को देखते हुए कहा, हमें 24 घंटे में कैसे भी उस लड़की को ढूंढना है। सो हरी अप, जल्दी से अपने काम पे लग जाओ। उस आदमी की बात सुनकर सभी अलर्ट हो गए और अपने अपने इन्फॉर्मर को कॉल करने लगे। उधर वो शख्स अभी भी ग्लास वॉल के सामने खड़ा था। फिर उसने खुद से कहा, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। वहीं दूसरी तरफ नेशनल मेडिकल कॉलेज में एक लड़की बार बार सुहानी का नाम लेते हुए कॉरिडोर में उसे ढूंढ रही थी। फिर उस लड़की ने वहां खड़े सभी लोगों से पूछा, रवि तूने सुहानी को देखा क्या? नैना तूने देखा? पायल तूने देखा है क्या? तभी पायल ने उस लड़की की बात पर जल्दी से कहा, हाँ अंशिका वो लैब में है। अंशिका पायल की बात पर स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू यार। इतना बोलकर अंशिका लैब की तरफ चली गई। लैब के अंदर आते ही अंशिका की नजरें चारों ओर सुहानी को ढूंढने लगी। तभी सुहानी को देखकर वो जल्दी से उसके पास आई और उसे पीछे से हग करते हुए बोली, तो यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। सुहानी पीछे मुड़ते हुए अंशिका से बोली, क्या हुआ, क्यों ढूंढ रही थी? तभी अंशिका ने सुहानी को देख घबराते हुए कहा, यार जब मैं कॉलेज आ रही थी तो मैंने देखा कि कुछ लोग तेरा स्केच दिखाकर तुझे ढूंढ रहे थे। सुहानी अंशिका की बात सुनते ही घबरा गई। उसके हाथ में पकड़ा हुआ पेन भी छूटकर नीचे गिर गया। तभी सुहानी ने डरते हुए कहा, क्या वो लोग कॉलेज के बाहर है? अंशिका सुहानी की बात का जवाब देते हुए बोली, नहीं वो लोग तुझे मार्केट एरिया में ढूंढ रहे थे। ये सुनकर सुहानी ने फिर से कहा, तूने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? जिस पर अंशिका ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वैसे वो लोग तुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? कहीं वो उसके आदमी तो नहीं है? सुहानी ने अंशिका की बात पर सोचते हुए कहा, पता नहीं। अंशिका भी सोचते हुए बोली, हाँ यार वो लोग नहीं हो सकते। उन लोगों को तो तेरे बारे में सब पता है और उसने तो तेरे पीछे अपने गार्ड्स भी लगा रखे हैं। फिर थोड़ी देर रुककर उसने सुहानी को देखते हुए रूडली कहा, अब ये नया कौन आ गया? क्या मुसीबत है, सब तेरे पीछे क्यों पड़े? ये सुनकर सुहानी घबराते हुए बोली, पता नहीं यार। फिर अंशिका सुहानी के कंधे को पकड़कर समझाते हुए बोली, नहीं पता तो पता कर लेंगे यार, तू ज्यादा परेशान मत हो, हम सब हैं तेरे साथ। ये सुन सुहानी अंशिका की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अभी घर जाना होगा, तू मेरा असाइनमेंट सबमिट कर देना। हाँ? तभी अंशिका ने सुहानी को रोकते हुए कहा, पर तेरे नोट्स? ये सुन सुहानी जाते हुए पीछे मुड़कर बोली, वो मैं बाद में ले लूंगी। ये कहकर वो लॉकर रूम में गई और उसने अपनी व्हाइट शर्ट उतारकर लॉकर में रख दी और एक स्कार्फ से अपने फेस को कवर कर लिया और कॉलेज से बाहर चली गई। सुहानी फिर जब घर पहुंची तो अपने घर के बाहर खड़े गार्ड्स को देखकर दांत पीसते हुए खुद से बोली, क्या करूं मैं, कैसे लोगों से अपना पीछा छुड़ाऊं, राक्षस कहेंगे, क्या बिगाड़ा है मैंने इनका। ये कहकर वो चेहरे से स्कार्फ हटाकर एक नकली हंसी हंसते हुए आगे बढ़ी और गार्ड को देखते हुए अंदर चली गई। घर के अंदर जाते ही उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर उसने घर में इधर उधर देखा।
जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वो सीधे अपनी मामी के कमरे में चली गई। कमरे के अंदर सुहानी के मामा अनंत सिंह और मामी ऐश्वर्या दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी सुहानी ने अपने मामा अनंत की तरफ देखकर कहा, मामा जी, कुछ लोग मेरा स्केच लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं। सुहानी की ये बात सुनकर दोनों चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी सुहानी की मामी अपने पति अनंत की तरफ देखकर घबराते हुए बोली, कहीं सुहानी को वो लोग तो नहीं ढूंढ रहे? अनंत ऐश्वर्या की बात पर सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि सुहानी जिंदा है या नहीं। यह सुन ऐश्वर्या अनंत को सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, फिर कौन लोग हो सकते हैं? राघव के आदमी तो हमारे साथ ही रहते हैं, 24 घंटे हम पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रहते हैं। अनंत ने फिर सोचते हुए कहा, ये तो पता नहीं, पर अब हमें और ज्यादा संभल कर रहना होगा। तभी सुहानी ने इधर उधर देखते हुए कहा, मामा जी, आशु कहाँ है? ये सुन ऐश्वर्या सुहानी की ओर देखते हुए बोली, आशु असाइनमेंट सबमिट करने के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज गई है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग एक लड़की का स्केच लेकर उसे ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कहीं भी उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। फिर वो थक हार कर अपने बॉस के पास वापस आ गए। एक शख्स जो रोलिंग चेयर पर बैठा था, वो अपनी कड़क आवाज में लोगों को देखकर बोला, कुछ पता चला? उसके पूछने पर सामने खड़े सारे आदमियों ने ना में सिर हिलाया। ये देखकर वो शख्स अपनी चेयर से खड़ा हुआ और गुस्से में उन्हें घूरते हुए बोला, कैसे भी करके 24 घंटे में उस लड़की को ढूंढो। अगर वो नहीं मिली तो खुद को गोली मार लेना। उसकी बात सुनते ही सब लोग डर से कांपने लगे। तभी सामने खड़े आदमियों में से एक आदमी ने कहा, शिवा सर, सिर्फ स्केच दिखाकर हम उस लड़की को नहीं ढूंढ सकते। शिवा उस आदमी को घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि तुम उस लड़की को कैसे ढूंढोगे। तुम्हें उस लड़की को ढूंढना ही होगा, वरना तुम्हें इतनी भयानक मौत मिलेगी जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। शिवा की बात सुनकर वो सभी डर गए और वापस से उस लड़की को ढूंढने चले गए। उनके जाने के बाद शिवा ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल करके फोन को कान पर रखते हुए दूसरी तरफ चला गया। वहीं उधर सुहानी के मामा अनंत किसी काम से बाहर आए थे। फिर वो एक शॉप पर गए और वहां से उन्होंने कुछ खरीदा। शॉप वाले ने उन्हें सामान के साथ बड़ी ही चालाकी से एक लिफाफा भी दे दिया। अनंत ने सबसे छुपाते हुए उस लिफाफे को अपनी जेब में रख लिया और वहां से चले गए। वो थोड़ी दूर चले ही थे कि तभी एक आदमी ने उन्हें एक स्केच दिखाकर पूछा, क्या आपने इस लड़की को देखा है? अनंत उस स्केच को देखकर घबरा गए और मन ही मन खुद से बोले, ये तो सुहानी का स्केच है। फिर उन्होंने अपने चेहरे पर आए भावों को छुपाते हुए ना में सिर हिला दिया और आगे बढ़ गए। फिर जब वह घर पहुंचे तो अपने घर के बाहर खड़े गार्ड को देखकर सोचते हुए खुद से बोले, आगे कुआं और पीछे खाई, ऊपर वाले ने तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। ये कहकर जब वो घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि सुहानी और ऐश्वर्या किचन में थी, तो वहीं आशु सोफे पर बैठकर अपनी बुक्स पढ़ रही थी। फिर अनंत सभी को अपने कमरे में आने का बोलकर अपने कमरे में चले गए। कुछ ही मिनटों बाद सब अनंत के सामने खड़े थे। फिर अनंत ने सुहानी को देखते हुए कहा, मैं अभी मार्केट गया था, वहां एक नहीं काफी सारे आदमियों के हाथ में तुम्हारा स्केच था। उनमें से एक ने तो मुझे तुम्हारा स्केच दिखाकर तुम्हारे बारे में पूछा, उन्हें तो मैं चकमा दे आया। पर अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है सुहानी, तुम्हें आज रात को ही घर छोड़कर जाना होगा। ये सुन ऐश्वर्या सुहानी की तरफ देखकर बोली, मेरी बच्ची अकेली कहाँ जाएगी? ऐश्वर्या की आवाज में मायूसी और घबराहट दोनों ही थी। तभी अनंत ऐश्वर्या की तरफ देखकर थोड़े गुस्से में बोले, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं सुहानी को अकेले छोड़ सकता हूँ? फिर अनंत ने सुहानी की तरफ देखते हुए आगे कहा, तुम यहाँ से पुणे जाओगी, वहां मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। हम सब एक साथ नहीं जा सकते, बाहर राघव के आदमी पहरा दे रहे हैं, उनके रहते हम सभी यहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते। सुहानी अपने मामा की बातों को अच्छे से समझ रही थी। फिर उसने उनकी तरफ देखकर कहा, ठीक है मामा जी, मैं तैयार हूं। रात होते ही फिर सुहानी अपना सामान पैक करके जाने के लिए तैयार खड़ी थी। सुहानी को इस तरह भेजना ऐश्वर्या और अनंत के लिए मुश्किल था। आखिर ऐश्वर्या ने सुहानी को अपनी मां की तरह बचपन से जो पाला था। लेकिन हालात की गंभीरता को समझते हुए अनंत और ऐश्वर्या ने यह फैसला लिया था। अनंत ने सुहानी को देखते हुए पूछा, बेटा तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? उन्हें परेशान देखकर सुहानी ने कहा, नहीं मामा जी, मुझे डर नहीं लग रहा है।
बस मुझे आप लोगों की चिंता हो रही है। तभी आशु सुहानी के गले लग गई और रोते हुए बोली, दीदी आप अपना ख्याल रखना। सुहानी आशु से अलग हुई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तू चिंता मत कर आशु, एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर हम सब खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। फिर हमें किसी से भी भागने और छिपने की जरूरत नहीं होगी। तभी ऐश्वर्या आगे आकर दोनों को गले लगाते हुए बोली, एक दिन सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। ये कहकर ऐश्वर्या ने सुहानी के माथे को चूम लिया। फिर सुहानी को देखकर अनंत ने कहा, 10 बज गए हैं, 12 बजे तुम्हारी बस है। फिर बस की टिकट सुहानी को देते हुए उन्होंने आगे कहा, जैसा हमने प्लान किया था सब वैसा ही करना। ये सुनकर आशु सुहानी के कमरे में चली गई और सुहानी किचन में छुप गई। ऐश्वर्या हॉल में ही खड़ी थी। अनंत उन्हें हिम्मत रखने का इशारा करते हुए बाहर खड़े गार्ड के पास चले गए। फिर उन्होंने दोनों गार्ड्स को देखते हुए कहा, मुझे लग रहा है घर में कोई अनजान आदमी घुस गया है। ये सुन गार्ड ने अनंत को देखते हुए कहा, हम तो यहां से हिले भी नहीं हैं और हमने किसी को जाते हुए भी नहीं देखा, फिर कैसे कोई घुस सकता है। अनंत ने दोनों को देख आगे कहा, ठीक है मत मानो, अगर कुछ हो गया तो मैं ये सारी बातें राघव को बता दूंगा। राघव का नाम सुनते ही दोनों गार्ड्स डर गए। डर की झलक अनंत दोनों के चेहरे पर साफ देख पा रहे थे। तभी दोनों में से एक गार्ड ने डरते हुए कहा, सर से कुछ मत कहना, हम अभी चेक करते हैं। ये कहकर वो दोनों घर के अंदर गए। अनंत दोनों को अपने कमरे की तरफ ले गए। दोनों गार्ड्स के कमरे में जाते ही सुहानी किचन से बाहर आई और ऐश्वर्या को गले लगाकर बाहर निकल गई। वो पीछे देखे बिना ही सड़क पर दौड़े जा रही थी। उसकी पीठ पर एक छोटा सा बैग था। उसने अपना चेहरा स्कार्फ से कवर कर रखा था और बेतहाशा सड़क पर भागी जा रही थी। उसे कैसे भी करके 12 बजे से पहले बस स्टैंड पहुंचना था। क्या होगा आगे? क्या था सुहानी के अतीत का सच जो उसके घर वाले छुपाना चाहते थे? कौन था शिवा जिसके कहने पर वो सारे आदमी सुहानी का स्केच लेकर उसे ढूंढ रहे थे? राघव कौन था और क्यों उसके आदमियों ने सुहानी पर नजर रखी हुई थी? सुहानी इन सब के जंजाल से कैसे बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सुहानी सो रही है, तुम लोग जाओगे तो वो डर कर जाग जाएगी। अनंत की बात सुन दोनों में से एक गार्ड ने कहा, अगर वो सुहानी मैडम के कमरे में हुआ तो? तभी ऐश्वर्या दोनों को रोकते हुए बोली, अरे नहीं होगा, मैंने उसका कमरा पहले ही चेक कर लिया है। उसके ये कहने पर अनंत ने फिर से कहा, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। अनंत की बात पर दोनों ही गार्ड्स उसे घूरने लगे, जैसे कह रहे हो, हमने भी तो पहले यही कहा था, पर तुझे समझ ही नहीं आया बुड्ढे। वहीं दूसरी तरफ सुहानी ने ऑटो से उतरकर ऑटो वाले को पैसे देकर अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए खुद से कहा, अभी 11:30 बज रहे हैं, आधा घंटा है तेरे पास सुहानी, जल्दी से बस ढूंढ। ये कहकर सुहानी ने अपनी जीन्स की पॉकेट में से टिकट निकालकर बस का नंबर देखा और वापस से अपनी पॉकेट में टिकट को रखते हुए इधर उधर देखकर बस को ढूंढने लगी। वहाँ पर काफी सारी बसें थी। सुहानी अपनी बस को ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे एक आदमी ने पीछे से रोकते हुए कहा, मैडम आपने इन्हें देखा है कहीं? वो आदमी जिसके हाथ में स्केच था वो सुहानी के पीछे ही खड़ा था और पीछे से ही अपने हाथ में पड़ा स्केच आगे करते हुए उसने ये सुहानी से पूछा था। स्केच को देखकर सुहानी की आंखें बड़ी हो गईं और वो डरते हुए मन ही मन खुद से बोली, ये तो मेरा स्केच है, ये तो मार्केट एरिया में मुझे ढूंढ रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? ये बोलते हुए वो आपस में अपने हाथों को रगड़ने लगी और खुद से ही आगे कहने लगी, कहीं ने पता तो नहीं चल गया कि मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। सुहानी अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी फिर से उस आदमी ने कहा, मैडम क्या आपने इन्हें देखा है? सुहानी ने बिना पीछे देखे ना में अपना सिर हिला दिया और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। वो अभी 2 कदम चली ही थी कि तभी वो सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा गई और अचानक हुई इस टक्कर से सुहानी के चेहरे पर बंधा स्कार्फ खुलकर नीचे गिर गया। वो एकदम से चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। वो सभी आदमी सुहानी को ही देख रहे थे। सुहानी उनकी घूरती नजरों को देखकर डर गई और डरते हुए खुद से बोली, अब तो पकड़ी गई तो सुहानी, भाग वरना ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर वो अगले ही पल वहां से भागने लगी। तभी उसे ढूंढ रहे लोगों में से एक ने कहा, पकड़ो उसे वरना हमारा मरना तय है। उस आदमी के ये बोलते ही सभी सुहानी के पीछे भागने लगे। सुहानी भागते भागते सड़क पर आ गई। वो आदमी भी उसके पीछे आ रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान और खाली थी।
वहां के वातावरण में उन लोगों के और सुहानी के कदमों की आहट गूंज रही थी। वो भागते हुए बार बार पीछे पलटकर अपने पीछे आ रहे लोगों को देख रही थी कि तभी उसका पैर सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकराया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। सुहानी दोबारा उठ पाती, उसके पहले ही पीछे आ रहे आदमियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वो सभी आदमी भागने की वजह से तेज सांसें ले रहे थे। सुहानी अपनी डरी सहमी नजरों से उन लोगों को देख ही रही थी, तभी उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर फोल्ड किए हिस्से को खोला और उसे सुहानी के मुंह पर जबरदस्ती बांध दिया। सुहानी अपने मुंह पर कपड़ा बांधने की वजह से छटपटाने लगी। उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी वो खुद को उन आदमियों की पकड़ से आजाद नहीं करा पाई और थोड़ी ही देर में क्लोरोफॉर्म सूंघने की वजह से वो बेहोश हो गई। वो आदमी जिसने अभी अभी सुहानी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया था, उसने उसे उठाकर गाड़ी की बैक सीट पर लिटा दिया। फिर थोड़ी ही देर में वो सभी आदमी सुहानी को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए, जहां एक गाड़ी पहले से ही खड़ी थी। फिर सुहानी को उन आदमियों ने उस गाड़ी में से दूसरी गाड़ी में लिटा दिया। फिर उसे दूसरी गाड़ी में ले जाने के बाद वो दोनों गाड़ियां एकदम से गायब हो गईं। अब वो जगह ऐसी हो गई थी जैसे वहां पर कोई था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से कुछ दूरी पर एक आलीशान विला के सामने वो दोनों गाड़ियां आकर रुक गईं। विला को चारों तरफ से गार्ड्स ने घेरा हुआ था। वो विला देखने में बहुत खूबसूरत था, पर उसकी सिक्योरिटी की वजह से वो उतना ही खतरनाक भी लग रहा था। तभी गाड़ी में से सभी बाहर आए और राहुल, जिसने गार्ड्स को सुहानी को ढूंढने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसने गाड़ी से बाहर आकर सुहानी को अपनी गोद में उठा लिया और तेजी से विला के अंदर चला गया। विला के अंदर सीढ़ियां बीच में ना होकर दोनों साइड में बनी हुई थी। फिर राहुल ने सुहानी को एक बड़े से कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया और तभी राहुल का फोन रिंग हुआ। उसने जल्दी से अपना फोन पॉकेट से निकालते हुए फोन के डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। नाम देखते ही उसके हाथ कांपने लगे और उसके माथे पर पसीना आ गया। राहुल ने अपने दूसरे हाथ से पसीना साफ करते हुए कॉल रिसीव किया और डरते हुए कहा, हेलो। कॉल की दूसरी तरफ सुन रहे शख्स ने उसे कहा, वेल डन राहुल, तुमने दिए हुए समय में काम पूरा कर दिया। ये सुनकर राहुल ने खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहा, थैंक यू सर। तभी उस शख्स ने कहा, मैं 1 घंटे में विला पहुंच जाऊंगा, तब तक उस पर नजर रखो। ये सुनकर राहुल ने ओके कहा और कॉल कट हो गया। राहुल ने कॉल कट होते ही सुकून की सांस ली। तभी एक गार्ड अंदर आया और उसने राहुल से कहा, सर क्या हम मैडम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें? राहुल ने उसे घूरते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। सर कभी भी हमसे इनकी डिटेल्स मांग सकते हैं। गार्ड ने राहुल की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। फिर राहुल ने सुहानी के कमरे से निकलकर किसी को कॉल किया और कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ वाले इंसान से गुस्से में कहा, लगता है तुम बातों से नहीं मानने वाले, तो ठीक है तैयार हो जाओ कियान ओबरॉय का गुस्सा देखने के लिए। कॉल की दूसरी तरफ वाले आदमी ने जैसे ही कियान ओबरॉय का नाम सुना तो वो डर से कांपने लगा और फिर अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप कियान ओबरॉय के आदमी हैं? वो जमीन अब से आप अपनी समझो, मैं अभी उसके पेपर भिजवाता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर राहुल ने कॉल कट कर दिया और मुस्कुराते हुए खुद से बोला, इन जैसे लोगों के लिए तो सर का नाम ही काफी है। राहुल कियान ओबरॉय का राइट हैंड था, जो उसके सारे लीगल और इलीगल काम देखता था। राहुल के अंडर ही शिवा काम करता था। कियान ओबरॉय एक बार जिस चीज पर उंगली रख दे, समझ लो वो उसकी हो गई। कोई भी शख्स उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। उसके एक इशारे पर मिनिस्टर भी उसके सामने घुटने टेक देते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो कियान ओबरॉय के सामने खड़े होने की हिम्मत कर सके, सिवाय एक आदमी के, और वो था राघव राव, जो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था। राघव राव के पिता राजीव राव ने जब माफियाओं की दुनिया में अपनी जगह अपने बेटे राघव राव को दी, तभी से राघव राव और कियान ओबरॉय एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। जहां अंडरवर्ल्ड की दुनिया में राघव राव का हुक्म चलता था, तो वहीं पूरे मुंबई शहर में कियान ओबरॉय की मर्जी के बिना लोग सांस भी नहीं लेते थे। उस काली रात की सुबह होने ही वाली थी और सुहानी अभी भी बेड पर बेसुध सी पड़ी थी। वहां से थोड़ी दूरी पर दूसरे कमरे में राहुल लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसकी नजर घड़ी पर गई। वो टाइम देखते ही घबरा गया और कुछ गार्ड्स को अपने साथ लेकर ऊपर टेरेस पर आ गया। सभी गार्ड्स वहां लाइन से खड़े हो गए और उनके आगे राहुल खड़ा हो गया। सभी गार्ड्स के हाथों में बंदूकें थीं, तो वहीं राहुल अपने दोनों हाथों को पीछे बांधे खड़ा था।
थोड़ी ही देर में वहां बहुत तेज हवा चलने लगी और उन सब की आंखों में वहां उड़ रही धूल जाने लगी, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर उस धूल को अपनी आंखों में जाने से रोक ले। फिर देखते ही देखते वहां बह रही हवा और भी ज्यादा तेज हो गई और तभी वहां एक चॉपर लैंड हुआ। चॉपर को देखकर सभी अलर्ट हो गए, जैसे अपनी सांसें रोककर खड़े हों। फिर चॉपर से कियान ओबरॉय निकला, जिसकी आंखों पर ब्लैक गॉगल चढ़ा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था, जिसे देखकर लोग सोच में पड़ गए। 3 पीस ब्लैक सूट में कियान ओबरॉय सपनों का राजकुमार लग रहा था, जिसका सपना हर लड़की देखती थी। उसकी मस्कुलर बॉडी, उसका फेस कट और उसके लुक्स, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान ने बड़ी ही फुर्सत में उसे बनाया हो। वो एक हैंडसम परफेक्ट जेंटलमैन लग रहा था। फिर कियान अपने कदम बढ़ाते हुए राहुल के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी ठंडी आवाज में राहुल से पूछा, उसे कहाँ रखा है? कियान के पूछने पर राहुल ने अपनी नजरें नीचे कर धीमी आवाज में कहा, सर, मैडम को इसी विला में रखा है। तभी कियान गुस्से में राहुल को अपनी काली आंखों से देखते हुए बोला, डोंट कॉल हर मैडम, शी इज नॉट योर मैडम। ये सुनकर राहुल ने अपनी नजरें जमीन में गड़ा ली और कांपते हुए कहा, ओके सर। फिर वो सभी टेरेस से अंदर आ गए। वहीं सुहानी अभी तक बेहोश थी, लेकिन अब उसे थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए आसपास देखा तो खुद को अनजान जगह पर पाकर वो जल्दी से उठकर बैठ गई। सुहानी ने फिर जैसे ही अपनी आंखों के सामने का नजारा देखा तो वो जोर से चिल्लाई और उसने अपनी आंखें बंद करके दोनों कानों को अपने हाथों से ढक लिया। फिर कुछ देर रुककर उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और फिर से सामने देखने लगी। उसके सामने गार्ड्स हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। उन्हें देखकर सुहानी डर से कांपने लगी और खिसककर बेड के कोने में बैठ गई। वो गार्ड्स को देखकर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ अनंत को पता चल गया था कि सुहानी पुणे नहीं पहुंची। फिर उन्होंने सुहानी के बारे में सोचते हुए खुद से कहा, सुहानी पुणे नहीं गई तो कहाँ गई होगी? कहीं वो लोग तो सुहानी को नहीं ले गए जो उस दिन उसे स्केच लेकर ढूंढ रहे थे? तभी वहां ऐश्वर्या आ गई। वो अनंत को अपनी सोच में डूबा हुआ देखकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं आप? सब ठीक तो है ना? अनंत ऐश्वर्या की बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोले, हमें प्लान के अकॉर्डिंग आज यहाँ से निकलना होगा। जो भी जरूरत का सामान है तुम उसे पैक कर लेना। ये सुनकर ऐश्वर्या हाँ में अपना सिर हिलाकर अंदर चली गई। उधर सुहानी अभी भी रोए जा रही थी। फिर उसने अपने आंसू पोंछकर गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम सब? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सुहानी के पूछने पर किसी भी गार्ड ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तभी सुहानी जोर से चिल्लाते हुए बोली, बताते क्यों नहीं? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तभी कियान ने अपनी आंखों पर चढ़ा शेड हटाकर अंदर आते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आई, क्यों आई, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम आज से इस विला में रहोगी और इसी कमरे में रहोगी। कियान की बात सुनकर सुहानी के होश उड़ गए और तभी उसने अपने डर को एक तरफ करते हुए कियान से कहा, मैं यहाँ क्यों रहूं? मैं तो इस जगह को जानती भी नहीं हूँ और मैं आपको भी नहीं जानती। तभी सुहानी की बात को बीच में काटते हुए कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा ना अभी कि तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है। तुम यहीं रहोगी, बस ये जान लो। और अगर अब एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो अभी के अभी तुम्हें गोली मार दूंगा। आखिर क्या होगा आगे? कियान ओबरॉय सुहानी के साथ क्या करेगा? कौन सी ऐसी दुश्मनी है जिसके लिए कियान ने सुहानी को किडनैप किया था? राघव को जब पता चलेगा कि कियान ने सुहानी का किडनैप किया है तो क्या होगा? सुहानी की जिंदगी में क्या लिखा है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। कियान की बात सुनते ही सुहानी डर से कांपने लगी और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर कियान सुहानी को धमकी देकर वहां से चला गया और उसके पीछे सभी गार्ड्स भी वहां से चले गए। कियान के जाने के बाद सुहानी बेड पर बैठी बस रोई जा रही थी कि तभी उसके कमरे में एक सर्वेंट आया और वो ब्रेकफास्ट रखकर सुहानी को खाने के लिए बोलकर चला गया। सुहानी ने ब्रेकफास्ट को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसे रह रहकर कियान की कही हुई बातें याद आ रही थी और उसकी बातें याद करके उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और खुद से बोली, मैं उसकी बात क्यों मानूं? आखिर वो है कौन? क्यों रहूं मैं इस विला में? मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। ये कहकर वो बेड से उठी और धीमे कदमों से चलकर बाहर आई। कमरे के बाहर का नजारा देखकर सुहानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर उस विला को देखते हुए खुद से बोली,
इतना बड़ा विला। कियान का विला बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। वहां की हर चीज यूनिक और एंटीक थी। फिर सुहानी ने कुछ कदम आगे जाकर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। किसी को ना देखकर वो बहुत खुश हो गई और फिर उसने अपने मन ही मन कहा, चलो अच्छा है, कोई नहीं है, अब मैं आराम से यहाँ से निकल सकती हूँ। ये कहकर वो दबे पांव सीढ़ियों से नीचे हॉल में आई और पिलर के पीछे छुपते हुए मेन डोर तक आ गई। फिर सुहानी ने जैसे ही एक कदम बाहर की तरफ रखा तो तभी एक अलार्म के जैसी आवाज पूरे विला में बजने लगी। आवाज सुनकर वो कुछ समझ पाती तब तक उसे चारों तरफ से गार्ड्स ने घेर लिया और उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो गए। उस अलार्म की आवाज सुन के राहुल भी आ गया और वो सुहानी को देखते हुए बोला, तुम यहाँ तक कैसे आई? सुहानी राहुल को घूर कर देखने लगी, जैसे कह रही हो अपने पैरों से चलकर आई। तभी राहुल सुहानी को अंदर लेकर आया और उसे ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए कहा। वो राहुल की बात मानकर अपने कमरे में जाने लगी कि तभी उसकी नजरें सामने खड़े शख्स पर गईं। ऊपर कियान खड़ा था। वो अपने दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़कर थोड़ा झुकते हुए सुहानी को अपनी काली आंखों से घूर रहा था। सुहानी ने जब कियान को खुद को घूरता हुआ पाया तो वो अंदर तक कांप गई और मन ही मन खुद से बोली, आखिर ये है कौन? इसे क्या लगता है कि ये मुझे यहाँ कैद करके रखेगा? मैं यहाँ से निकल कर दिखाऊंगी। ये कहते हुए सुहानी ऊपर आ गई। वो अभी भी कियान को मन ही मन कोस रही थी कि तभी उसे अपने हाथ पर किसी के हाथ की पकड़ महसूस हुई। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने कियान खड़ा था। उसके यूं हाथ पकड़ने पर सुहानी की आंखें गुस्से से भर गईं। पर कियान बिना उसकी तरफ देखे उसे खींच कर कमरे में ले गया और ले जाकर उसे बेड पर धक्का दे दिया। सुहानी धड़ाम से बेड पर गिर गई। फिर वो जल्दी से पीछे मुड़ी और उठने लगी, पर तभी कियान ने बेड के कॉर्नर पर अपना एक पैर रखकर उस पर अपना एक हाथ टिकाया और अपने दूसरे हाथ से झुककर सुहानी की गर्दन पकड़कर उसे थोड़ा ऊपर उठा दिया। सुहानी ये देखकर पूरी तरह डर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फिर कियान ने अपने चेहरे को सुहानी के चेहरे के पास ले जाकर अपने दांत पीसते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम यहाँ से भाग जाओगे और मेरी कैद से आजाद हो जाओगी? तुम मेरी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकती। यहाँ से भागना तो दूर की बात है। सुहानी कियान की बातें सुनकर डर से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर कियान को उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो कुछ देर तक ऐसे ही अपनी काली आंखों से उसे डराता रहा। फिर वो सुहानी से दूर होकर बोला, अब यही तुम्हारी जिंदगी है। अब तुम इसी कमरे में रहोगी और टॉर्चर सहोगी। ये सुनकर सुहानी बेड से उठकर अपने आंसू पोंछते हुए कियान की तरफ देखकर बोली, आखिर है कौन आप और क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। सुहानी ने एक ही सांस में अपनी सारी बातें कह दी। कियान चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर वो अब खुखार शेर जैसा लग रहा था। फिर कियान ने सुहानी के पास आकर अपने एक हाथ से उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के नजदीक लाकर कहा, क्या बिगाड़ा है तुमने मेरा? जानना चाहती हो? तुमने मुझसे वो छीना है जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। तुमने उसे मुझसे दूर किया है और अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हर वो चीज छीन लूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, फिर चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारी जिंदगी को मैं नर्क बना दूंगा। तुम मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगी। ये कहकर कियान सुहानी को खुद से दूर धकेल कर चला गया। सुहानी उसे भीगी आंखों से जाते हुए देखती ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ सुहानी के घर में अनंत और ऐश्वर्या ने घर से निकलने की सारी तैयारी कर ली थी। फिर अनंत गए और बाहर खड़े गार्ड्स को घर के अंदर लेकर आए। फिर गार्ड्स ने घर के अंदर आते हुए अनंत से पूछा, आपने हमें क्यों बुलाया है? गार्ड्स की बात पर अनंत हंसते हुए बोले, आप लोग हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ये सुनकर एक गार्ड अनंत को बीच में रोकते हुए बोला, हम लोग बस अपना काम कर रहे हैं। तभी ऐश्वर्या हाथ में ट्रे लिए गार्ड्स के पास आई और वो भी नकली हंसी हंसते हुए बोली, कल आपने हमारी इतनी हेल्प की, उसके लिए हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। ये सुनकर दोनों गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। फिर ऐश्वर्या अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोली, मैं जानती हूँ वो आपका काम है, लेकिन 24 घंटे बाहर खड़े रहकर आप लोग काफी थक जाते होंगे ना, इसीलिए कॉफी पी लीजिए, आपको अब थोड़ा फ्रेश फील होगा। ये सुनकर दोनों गार्ड्स उन्हें देखते हैं और कॉफी को देखते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आज उनसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे थे। फिर दोनों को ऐसे देखते हुए अनंत ने कहा, अरे कॉफी ही है, ऐसे क्या देख रहे हो?
पी लो। अनंत के कहने पर फिर वो दोनों भी कॉफी पीने लगे। वो कॉफी पीते हुए एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी कॉफी खत्म होने वाली थी कि उससे पहले ही उन दोनों को चक्कर आने लगे और दोनों गार्ड्स बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। गार्ड्स के बेहोश होते ही अनंत और ऐश्वर्या काफी खुश हुए और वो अपने पूरे परिवार के साथ वहां से चले गए। वहीं उधर सुहानी रोते रोते बेहोश हो गई थी और अब उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। वो उठकर कुछ देर बेड पर बैठी और फिर वॉशरूम चली गई। उसके आंसुओं के निशान उसके चेहरे पर बन गए थे। फिर वो अपना मुंह धोकर वापस आई और कमरे में टहलते हुए खुद से बोली, ये इंसान जो भी है, मैं इसे बताकर रहूंगी कि मैं कौन हूं। बस एक बार यहां से निकल जाऊं। वहीं कियान अपने रूम में लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी वहां पर राहुल आया। फिर राहुल की तरफ देखे बिना ही कियान ने उससे कहा, बताओ क्या पता चला। राहुल नीचे देखते हुए कियान से बोला, सर हमारे लोग कुछ भी पता नहीं कर पाए। ये सुनकर कियान ने अपनी गुस्से वाली आंखों से राहुल को देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, कुछ पता नहीं चला? ये लड़की ही है ना, कोई भूत तो है नहीं जिसके बारे में कुछ पता ना चले। इस बात पर राहुल ने डरते हुए उससे कहा, सर हमारे पास उनका सिर्फ स्केच है, इसके अलावा हम उनका नाम तक नहीं जानते। ये सुन कियान ने राहुल को घूरते हुए कहा, तो जाकर पूछो उससे, मुझे उससे जुड़ी हर जानकारी चाहिए। ये सुनकर राहुल ने ओके सर कहा और कियान के रूम से निकलकर सीधा सुहानी के रूम में चला गया। कमरे में जाते ही राहुल ने सुहानी को देखा। तभी सुहानी की नजरें भी उस पर पड़ी और वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर सुहानी कुछ कहती उससे पहले ही राहुल ने उसे पूछा, आपका नाम क्या है? सुहानी राहुल का सवाल सुनकर उसे हैरानी से देखते हुए बोली, कैसे हो आप लोग? मुझे किडनैप करके ले आए और मेरा नाम तक नहीं जानते। आखिर मैंने किया क्या है? एक तो तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती इस विला में रखा हुआ है और अब तुम मेरा नाम भी मुझसे ही पूछ रहे हो। ये सुनकर राहुल उसे देखते हुए बोला, हमारे पास सिर्फ आपका स्केच था, इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं थी आपकी, तो प्लीज आप हमें अपना नाम बताइए। उसके पूछने पर सुहानी मन ही मन खुद से बोली, ये सब के सब पागल है, इन्हें क्या लगता है कि मैंने अपना नाम बता दूंगी? कभी नहीं। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी राहुल ने फिर से कहा, प्लीज आप नाम बता दीजिए। तभी वो राहुल को एटीट्यूड दिखाते हुए अपने गाल पर उंगली रखते हुए बोली, नाम? मेरा नाम क्या है? फिर एक झटके से राहुल की तरफ पलटकर उसे देखते हुए बोली, मेरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जब याद आएगा तब मैं बता दूंगी। सुहानी की बात सुनकर राहुल उसे आंख फाड़ कर देखने लगा। फिर वो उसे देखते हुए मन ही मन खुद से बोला, हे भगवान, मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं? कियान सर क्या कम थे जो अब ये भी आ गई? अब हम लोगों का क्या होगा? रक्षा करना हमारी भगवान इन अजीब प्राणियों से। फिर उसने एक बार सुहानी से उसका नाम पूछा, पर इस बार भी सुहानी ने उसी स्टाइल में मना कर दिया। वो सुहानी को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई 5 साल की बच्ची थी जो अपना नाम भूल गई थी। राहुल अब समझ गया था कि वो उसे कुछ नहीं बताने वाली। फिर वो वहां से जाने के लिए पलटा कि तभी उसे सामने खड़ा कियान दिखा। राहुल ने कियान को देखकर अपने मुंह में आए पानी को अंदर लिया और चुपचाप वहां से चला गया। वो कियान को देखकर समझ गया था कि कियान ने दोनों की कॉन्वर्सेशन सुन ली है। फिर राहुल के बाहर जाते ही कियान अंदर आया। कियान ने अंदर आते ही रूम को अंदर से लॉक कर दिया। सुहानी ये देखकर डर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फिर वो कांपती हुई आवाज में कियान को देखते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दरवाजा क्यों बंद किया आपने? कियान ने एक डेविल स्माइल सुहानी को देते हुए कहा, ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके। कियान की बात सुनकर सुहानी और भी ज्यादा घबरा गई और पीछे होते हुए उससे बोली, आपका मतलब क्या है? कियान अपने डेंजर अवतार में आते हुए बोला, अभी पता चल जाएगा। ये बोलते हुए कियान आगे बढ़ने लगा। क्या ये इंसान पागल हो गया है? ये कहना क्या चाहता है? सुहानी मन ही मन खुद से बोलते हुए पीछे हटने लगी और साथ ही कियान को 1000 गालियां भी दे रही थी। वही कियान अब उसके और भी नजदीक आ गया था। सुहानी पीछे हटती ही जा रही थी कि तभी उसकी पीठ वॉशरूम के दरवाजे से टकरा गई। अब वो और भी ज्यादा घबराने लगी थी। फिर वो जैसे ही वहां से जाने को ही तो कियान ने एक तरफ से अपना हाथ रख दिया। सुहानी फिर दूसरी तरफ से जाने को ही तभी कियान ने दूसरी तरफ भी अपना हाथ रख दिया। अब सुहानी वहीं खड़ी घबराई नजरों से कियान को देख रही थी, तो वहीं कियान के चेहरे पर अब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो अपनी कातिल निगाहों से उसे देख रहा था। कियान की आंखें बेहद नशीली थीं, इतनी कि उसकी आंखों में देखते ही देखने वाले को नशा हो जाए। वहीं सुहानी भी बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, जिनका रंग ब्राउन था, तो वहीं उसके बाल काले रंग के थे, जिनके अंदर से एक अजीब ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उसके पतले पतले होंठ
जिनका कलर नेचुरली लाल था और उसका गोरा रंग जो संगमरमर के जैसा था। वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी, पर उसकी इस खूबसूरती का जादू कियान पर कोई असर नहीं दिखा रहा था। क्या होगा आगे? क्या सुहानी कियान की कैद से आजाद हो पाएगी? कियान सुहानी के साथ क्या करेगा? क्या वो सुहानी की खूबसूरती देखकर पिघल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आंखें खोलो अपनी, ये सुनकर सुहानी डरते हुए बोली। कियान ने फिर सुहानी के और भी करीब आते हुए अपने होठों को सुहानी के कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? सुहानी को अपने कान पर कियान की गर्म सांसें महसूस हो रही थीं, तो वहीं उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था। फिर वो मन ही मन खुद से बोली, आखिर ये इंसान खुद को समझता क्या है? ये मेरे इतने करीब आकर मुझे डरा नहीं सकता। मैं इससे डरने वाली नहीं हूँ। सुहानी अभी खुद से कह ही रही थी कि तभी कियान ने कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुहानी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई और तभी उसे कियान की सुबह कही हुई बातें याद आईं। फिर वो कियान की बातों को याद करके खुद से बोली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। ये इंसान नहीं, राक्षस है। ये मेरे परिवार के साथ कुछ भी कर सकता है। इसने पहले ही मुझसे कहा है कि ये मुझसे जुड़े हर इंसान को तकलीफ देगा। फिर कियान की घूरती नजरों को खुद पर महसूस कर वो अपनी सोच से बाहर आते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझे नहीं पता। सुहानी का ये जवाब सुनकर कियान को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा नहीं था कि वो उसे कुछ ऐसा जवाब देगी। फिर उसका ऐसा जवाब सुनकर उसने गुस्से में अपना एक हाथ वॉशरूम के डोर पर जोर से मारा। सुहानी वॉशरूम के डोर से लगकर ही खड़ी थी। कियान के ऐसा करने से डोर एक झटके में खुल गया और डोर के खुलते ही सुहानी पीछे होते हुए सीधा बाथटब में जा गिरी। वहीं कियान भी सुहानी के ऊपर ही जा गिरा, क्योंकि वो भी अपना एक हाथ डोर पर टिकाए ही खड़ा था। सुहानी नीचे थी तो वहीं कियान उसके ऊपर था। अचानक ऐसे गिरने की वजह से कियान का सिर सुहानी के सीने पर आ गया। वो ये देखकर अपने दोनों हाथों से कियान को धक्का देने लगी। अभी कियान उठने की कोशिश कर ही रहा था कि सुहानी के ऐसे धक्का देने से उसका हाथ बाथटब के कॉर्नर से फिसल गया और कियान एक बार फिर उसके ऊपर गिर गया। बाथटब में पानी भरे होने की वजह से सुहानी पूरी तरह गीली हो चुकी थी और कियान भी काफी हद तक भीग चुका था। सुहानी के कपड़े उसकी स्किन से चिपक गए थे। वो बार बार कियान को अपने ऊपर से उठाने के लिए दोनों हाथों से उसे धक्का दिए जा रही थी। तभी कियान ने उसे घूरते हुए कहा, जैसे पड़ी हो चुपचाप वैसे ही पड़ी रहो। ये सुनकर वो कियान को गुस्से में देखते हुए बोली, पहले आप मेरे ऊपर से हटिए। इतना बोलकर सुहानी ने एक बार फिर कियान को धक्का दिया। तभी कियान ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऊपर गिरने का। तुम जैसी लड़कियों से तो मैं सख्त नफरत करता हूँ और उनसे दूर ही रहता हूँ। अपनी बात पूरी करके कियान बाथटब के कॉर्नर को पकड़कर उठने लगा कि तभी सुहानी ने अपने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे घूरने लगी। सुहानी के कियान की कॉलर पकड़ने से उसकी आंखें सिकुड़ गईं और कियान उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। फिर उसने सुहानी को देखकर अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? लोग मेरे सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं करते और तुमने मेरा कॉलर पकड़ लिया। ये सुनकर सुहानी भी उतने ही गुस्से में बोली, जैसे आपकी हिम्मत हुई मुझे उन लड़कियों से कंपेयर करने की। ये सुन कियान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कंपेयर नहीं किया है, तुम वही हो। उसकी ये बात सुन अगले ही पल सुहानी की पकड़ कियान के कॉलर पर पहले से ज्यादा कस गई। कियान ने अपनी कॉलर पर सुहानी की पकड़ को कसते देखकर उसके दुपट्टे को उसके गले से एक झटके में खींचकर दूसरी तरफ फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही सुहानी ने कियान की कॉलर को छोड़कर खुद को दोनों हाथों को क्रॉस करके ढक लिया। ये देखकर कियान ने उसे एक डेविल स्माइल देते हुए कहा, कितना आसान है तुम लोगों से डील करना। वहीं सुहानी कियान की बात सुनकर और उसकी हरकतों पर उसे घूरे ही जा रही थी। फिर दोनों ही बाथटब से निकलकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और तभी कियान ने उसे घूरते हुए कहा, जल्दी से फ्रेश होकर ड्रेस चेंज कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा टॉर्चर झेले बिना ही बीमार हो जाओ। सुहानी जो गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगती थी, वो कियान पर गुस्सा करते हुए बोली, मेहरबानी करके ये भी बता दीजिए कि मैं फ्रेश होने के बाद पहनूं क्या? कियान सुहानी की बात सुनकर उसे कुछ बोले बिना कबर्ड के पास चला गया और उसका डोर ओपन कर दिया। सुहानी ने कबर्ड में रखे कपड़ों को देखकर सोचते हुए खुद से कहा, क्या है ये लोग? या तो कपड़ों की पूरी मार्केट लगी है। इन लोगों ने तो पूरी प्लानिंग के साथ मुझे किडनैप किया है। अब तेरा क्या होगा सुहानी? इस राक्षस से तू कैसे बचेगी?
सुहानी अपनी सोच में ही गुम थी और उसे ऐसे ही सोच में डूबा देखकर कियान उसके रूम से निकल गया। एक तो वो बाथरूम इतना बड़ा और आलीशान था और उस पर बाथरूम में बना वो कबर्ड। सुहानी तो ये सब देखकर आश्चर्यचकित ही रह गई थी। फिर वो उस कबर्ड के पास गई और उसमें से एक ड्रेस निकालकर वो उस ड्रेस पर लगे टैग को देखने लगी। फिर उसने हैरानी से कहा, ये सारे कपड़े तो ब्रांडेड है, पर ये लोग हैं कौन और मुझसे क्या चाहते हैं? फिर थोड़ी देर बाद सुहानी ने एक ड्रेस निकाली और उसे खुद पर लगाते हुए मिरर में खुद को देखते हुए बोली, इस राक्षस के पास इतना पैसा है, फिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? मैं तो इसका नाम तक नहीं जानती हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझसे चाहता क्या है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक बड़े से कैबिन में बैठे सभी लोग मीटिंग कर रहे थे। सभी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि तभी उनमें से एक आदमी ने खड़े होते हुए कहा, हम लोगों में से किसी को भी ये टेंडर मिले, बट राघव राव को ये टेंडर किसी भी कीमत पर नहीं मिलना चाहिए। उस आदमी के बोलने के अगले पल ही मीटिंग रूम का डोर एक झटके से खुला, जैसे किसी ने उसे लात मारकर खोला हो। डोर के खुलते ही एक शख्स अंदर आया। उस शख्स को देखते ही सबके माथे पर पसीना आ गया। फिर वो अंदर आया और खाली पड़ी चेयर पर बैठते हुए उसने अपनी कमर से गन निकालकर टेबल पर रख दी। उस शख्स के ऐसा करते ही वहां बैठे सभी लोगों की सांसें रुक गईं, जैसे वो सांस लेना ही भूल गए हों। वो आदमी जो खड़े होकर राघव राव के बारे में बोल रहा था, वो आदमी भी डर से कांपने लगा। फिर उस आदमी ने डरते हुए अपने सामने बैठे शख्स के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और डरते हुए कहा, राघव वो प्लीज वो। लेकिन वो आदमी इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही राघव ने उसे शूट कर दिया। अपने सामने एक आदमी को मरते देख वो सारे लोग डर से कांपने लगे। उन सभी के सामने राघव यमराज बनकर बैठा था, जो किसी के भी प्राण लेने से पहले एक बार नहीं सोचता था। तभी राघव खड़ा हुआ और अपने साथ आए गार्ड के हाथ से पेपर लेकर टेबल पर फेंक दिया। फिर उसने घूरती हुई नजर सब पर डाली और सभी ने उसके डर से उस पेपर पर अपने अपने साइन कर दिए। उन सभी के साइन करने के बाद राघव ने सभी को एक डेविल स्माइल देते हुए कहा, गुड जॉब। इतना बोलकर राघव वहां से चला गया। फिर वो अपनी कार में बैठे हुए अपने फोन में एक लड़की की फोटो देखने लगा। उस लड़की की बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें थीं। उसके होंठ हार्ट शेप के थे और गुलाब की पंखुड़ी जैसे लाल थे। राघव फिर उस फोटो को देखते हुए बोला, आई मिस यू बेबी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। राघव के बोलने के अगले पल ही उसका फोन रिंग हुआ। फिर उसने फोन पिक करके कान पे रख लिया। तभी दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की बातें सुनकर वो अपनी मुट्ठी को फोन पर कसते हुए बोला, मैं आज ही वापस आ रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सुहानी एक ढीला सा कुर्ता पहनकर बाथरूम से बाहर आई और अपने रूम से निकलकर वो कियान के रूम को ढूंढने लगी। तभी उसे एक गार्ड टहलता हुआ दिखा और उसके पूछने पर गार्ड ने उसे कियान का रूम दिखा दिया। सुहानी फिर कियान के रूम में बिना नॉक किए एंटर हुई और जैसे ही वो रूम में आई तो उसी समय कियान भी बाथरूम से बाहर आया। सुहानी की नजर जैसे ही कियान पर गई तो वो उसे सिर्फ एक टॉवल में देखकर हैरान रह गई और उसकी चीख निकल गई। चिल्लाते हुए सुहानी ने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। वहीं कियान उसकी आवाज सुनकर चौंक गया, पर अगले ही पल उसे अपने कमरे में देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। फिर वो सुहानी को घूरते हुए उसके पास आया और उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे दीवार से सटाते हुए कहा, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है क्या? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे मेरे कमरे में आने की, वो भी बिना मेरी परमिशन के? कियान के इतना बोलने पर भी सुहानी अपनी आंखें बंद किए खामोश ही खड़ी थी, पर उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। फिर उसने अपने मन ही मन खुद से कहा, क्या जरूरत थी तुझे इस राक्षस के रूम में बिना परमिशन के आने की? देख, नाराज हो गया ना शैतान, अब कहीं गुस्से में तुझे कच्चा ही ना चबा जाए। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? तभी कियान उसे ऐसे चुप देखकर बोला, आंखें खोलो अपनी। ये सुनकर सुहानी डरते हुए बोली, नहीं, पहले आप कपड़े पहन लीजिए। उसकी इस बात पर कियान ने फिर से एरोगेंस भरे टोन में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? आई सेड ओपन योर आईज। सुहानी कियान की तेज आवाज से डर गई और उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। कियान की परफेक्ट शेप बॉडी जो किसी जिम के ट्रेनर के जैसे फिट थी। कुछ पल के लिए तो सुहानी की नजरें भी उस पर ठहर गईं। वो कियान को ऐसे देखकर एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, तो वहीं कियान उसे बिना किसी भाव के बस घूर रहा था। तभी उसने सुहानी से पूछा, क्यों आई थी तुम यहाँ? सुहानी जो पहले से अपने माइंड में एक प्लान तैयार करके आई थी, उसे एग्जीक्यूट करते हुए उसने कहा, ये ड्रेस मेरी साइज की नहीं है
और मुझे उनमें से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं है, तो मैं खुद ही अपने पसंद के कपड़े खरीदना चाहती हूँ। मुझे अपने लिए दूसरे कपड़े चाहिए। कियान ने उसकी बात सुनकर अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। सुहानी कियान की बात सुनकर खुश हो गई। उसकी ये खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो ऐसे खुश हुई थी जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। फिर सुहानी स्माइल करते हुए मन ही मन खुद से बोली, देखा बच्चू, स्मार्ट सुहानी का स्मार्ट दिमाग। अब देखना मैं कैसे तुम्हारे चंगुल से फरार होती हूँ, मिस्टर राक्षस। वो ऐसे ही खुद से बातें करते हुए अपने कमरे में आ गई। वहीं उसके जाने के बाद कियान ने अपने होठों को टेढ़ा करके एक स्माइल करते हुए कहा, सिली गर्ल, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी कैद से आजाद हो जाओगी? नेवर। मैं तुम्हारे सारे पंख नोच लूंगा और तुमसे तुम्हारा आसमान छीन कर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहां कैद कर दूंगा। क्या होगा आगे? क्या प्लान है सुहानी का? क्या वो अपने रचे प्लान में कामयाब हो पाएगी? राघव ने उन लोगों से कौन से पेपर्स पर दस्तखत करवाए थे? वो किस लड़की के पास आने की बात कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से गोडाउन के सामने कुछ गाड़ियां आकर रुकी। आगे पीछे खड़ी उन गाड़ियों में से सभी गार्ड्स बाहर आए और उन सभी के हाथों में राइफल थी। फिर उनमें से एक गार्ड ने बीच में खड़ी एक इंपोर्टेड कार का डोर ओपन किया और वो गार्ड डोर ओपन करके वहीं साइड में खड़ा हो गया। फिर उस गाड़ी में से राघव बाहर आया और गोडाउन के अंदर चला गया। वहां खड़े गार्ड्स में कुछ गार्ड्स वहीं खड़े रहे और कुछ गार्ड्स राघव के साथ उसके पीछे पीछे गोडाउन के अंदर चले गए। जिस गोडाउन के अंदर राघव गया था वो उसकी सीक्रेट प्लेस थी और वो गोडाउन बाहर से दिखने में अजीब स्थिति में था। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई आता जाता ही नहीं था, लेकिन अंदर से दिखने में वो जगह काफी बड़ी थी। वहां चारों तरफ सिर्फ बॉक्सेस की लाइन लगी थी। फिर राघव ने अपने साथ आए गार्ड्स में से एक गार्ड को इशारा किया और उसका इशारा मिलते ही उस गार्ड ने वहां रखे सारे बॉक्स को हटा दिया। जैसे ही वहां रखे बॉक्स हटे तो बॉक्स के पीछे एक दीवार छिपी दिखी। वो दीवार किसी इलेक्ट्रॉनिक डोर जैसी नजर आ रही थी। फिर राघव ने उस दीवार पर अपने हाथ का प्रिंट दिया और वो दीवार 2 हिस्सों में खुल गई। फिर दीवार के खुलते ही वो अंदर चला गया। राघव फिर जब अंदर गया और उसने चारों तरफ देखा तो उसके बॉडीगार्ड्स हाथ में राइफल लिए खड़े थे। फिर अचानक राघव की नजर 2 गार्ड्स पर गई जो उसके डेस्क के सामने बेहोश पड़े थे। तभी राघव ने उन्हें देखकर अपनी गुस्से वाली आवाज में कहा, ये कब और कैसे हुआ? राघव की बात सुनकर एक गार्ड ने अपने हाथ जोड़कर उसे माफी मांगी और सुहानी के घर पर जो कुछ भी हुआ वो सब उसे बता दिया। सारी बातें सुनकर राघव गुस्से में आ गया और उसने अपने ही गार्ड को शूट कर दिया और गुस्से में बोला, जब तुम लोग किसी काम के ही नहीं हो तो तुम्हें जिंदा रखकर क्या फायदा? तभी वहां राघव का राइट हैंड विराज आया और उसने कहा, हमें मैडम के मामा मामी मिल गए। वो लोग शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे पर उन्हें हमारे लोगों ने पकड़ लिया है। वो लोग कुछ घंटों में यहाँ होंगे सर। ये सुनते ही राघव ने विराज को बीच में रोकते हुए कहा, यहाँ नहीं, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरे फार्म हाउस लेकर जाओ। विराज ने राघव की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय विला में सुहानी रेडी होकर नीचे आई कि तभी उसे एक आवाज आई। आवाज सुनकर सुहानी के पैर वहीं जम गए और वो पीछे पलटते हुए खुद से बोली, इसके हाथ में क्या कम थे जो अब ये भी मुझ पे नजर रखने लगा है। ये कहते हुए सुहानी की नजरें ऊपर खड़े कियान पर गईं, जो एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उसे ही घूर रहा था। फिर सुहानी कियान को देखकर धीरे से मुस्कुराने लगी। तभी कियान ने सुहानी को देखते हुए अपने मन में ही कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ये बात तुम्हारी फेक स्माइल ही बता रही है। बहुत ही जल्द तुम्हारे चेहरे से ये स्माइल भी गायब होने वाली है। तभी कियान ने सुहानी को देखते हुए कहा, राहुल तुम्हारे साथ जाएगा। कियान की बात सुनकर सुहानी सोच में पड़ गई और अपने सामने आ रहे राहुल को देखते हुए खुद से बोली, ओह नो, इन गार्ड से बचने का प्लान तो मैंने सोच लिया था, लेकिन ये राहुल, ये तो बाज की तरह है, इसकी नजरों से मैं कैसे बचूंगी? कियान ने सुहानी के चेहरे पर आई हुई टेंशन को भांप लिया और उसे देखते हुए अपनी कोल्ड आवाज में बोला, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? कियान की बात सुनकर सुहानी ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। फिर कियान उसे देखते हुए होठों को टेढ़ा करके धीरे से मुस्कुरा दिया। उसकी ये न दिखने वाली स्माइल मिस्टीरियस थी। फिर थोड़ी ही देर बाद वो सभी मॉल में थे। सुहानी को पता नहीं था कि वो जिस मॉल में शॉपिंग का झूठा बहाना बनाकर आई है वो कियान ओबरॉय का ही मॉल है और वहां पर सब उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं।
इस बात से अनजान सुहानी अपने मन में ही खुश होते हुए बोली, मिस्टर राक्षस, तुम्हारी कैद में मेरा आज आखिरी दिन है। आज के बाद मैं तुम्हारी कैद से आजाद हो जाऊंगी, और उस राघव से भी। सुहानी ये सोचते हुए अपनी ही धुन में चली जा रही थी कि तभी वो सामने से आ रहे किसी लड़के से टकरा गई। उन दोनों की अचानक हुई टक्कर से दोनों ही लड़खड़ाकर गिरने लगे कि तभी राहुल ने सुहानी को संभाल लिया और उसे गिरने से बचा लिया। तभी उस लड़के की नजर जैसे ही सुहानी पर गई तो उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं, और जैसे ही वो कुछ कहने को हुआ तभी सुहानी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? देख कर नहीं चल सकते? अंधे हो? सुहानी उसे डांट रही थी तो वहीं वो लड़का ये सोच रहा था कि सुहानी उसे पहचान क्यों नहीं रही है और उसे डांट क्यों रही है। तभी उस लड़के की नजर सुहानी के पीछे खड़े लोगों पर गई और वो उन्हें देखते ही समझ गया कि वो फिर किसी मुसीबत में है। फिर उस लड़के ने सुहानी की तरफ देखा तो उसने उसे अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। वो लड़का सुहानी का इशारा समझ गया और उसने उसे देखते हुए अपनी पलकें झपका दी और फिर उससे माफी मांगते हुए वहां से चला गया। फिर उस लड़के के जाने के बाद सुहानी ने एक लंबी सांस ली और एक शॉप की तरफ चली गई, जहां सुहानी ये सोचकर खुश हो रही थी कि आज वो आजाद हो जाएगी, तो वहीं कियान अपने विला में बैठा अपने लैपटॉप पर सब देख रहा था। उस लड़के का सुहानी से टकराना और सुहानी का उसे इशारे से कुछ कहना, ये सब कियान ने देख लिया था। और फिर उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ से कनेक्ट राहुल से कहा, उस लड़के को उठा लो और विला में ले आओ। ये सुनकर राहुल ने यस सर में जवाब दिया और मुस्कुराते हुए खुद से बोला, शेर की नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं सुहानी शॉप में गई और राहुल से बहाना बनाते हुए बोली, एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है, तो क्या जब तक मैं नहीं आती तब तक तो मेरे लिए कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट कर सकते हो? मैं आकर उन सभी ड्रेसेस को ट्राई कर लूंगी। राहुल ने उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर सुहानी वॉशरूम के पास गई, जहां वो लड़का सुहानी का पहले से ही इंतजार कर रहा था। फिर वो उसे देखकर खुश होते हुए बोली, अतुल थैंक यू यार, तू मेरा इशारा समझ गया। ये सुनते ही अतुल उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, पहले ये बता कि ये सब लोग कौन थे? क्या पूरे शहर के लोग तेरे पीछे पड़े? अरे माना कि यार तू बहुत खूबसूरत है, पर इसके आगे अतुल कुछ कहता उससे पहले ही सुहानी उसे चुप कराते हुए बोली, चुप हो जा यार, इतना टाइम नहीं है कि तुझे कुछ बता पाऊं, पहले यहाँ से निकलते फिर बताती हूँ सब। ये कहकर सुहानी अतुल का हाथ पकड़कर सबसे छुपते हुए मॉल से बाहर आ गई। फिर वो मॉल से बाहर निकलकर खुद पर प्राउड फील करते हुए बोली, मुझे कैद में रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अतुल उसकी ये बात सुनकर हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ कियान ने वाइन के ग्लास को खाली करके डेविल स्माइल देते हुए खुद से कहा, सिली गर्ल, अगले 20 मिनट में तुम मेरी आंखों के सामने होगी। इतना कहकर कियान ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। इधर सुहानी अतुल के साथ उसकी कार में बैठी और दोनों ही वहां से निकल गए। वो दोनों अभी कुछ दूर ही गए थे कि तभी उन्हें अपने सामने से 2 गाड़ियां आते हुए दिखाई दी। सामने वाली गाड़ियों को देखकर अतुल ने यू टर्न लेने के लिए पीछे देखा तो उसके पीछे भी 2 गाड़ियां आती हुई नजर आईं। सुहानी ये सब देखकर मायूस होते हुए खुद से बोली, मर गई, तू फिर से पकड़ी गई सुहानी, अब तेरा क्या होगा? ये बोलते हुए उसकी आंखों के सामने कियान का चेहरा आ गया और वो उसकी एक झलक को देखकर ही डर से अंदर तक सहम गई। फिर वो दोनों डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ी ही देर में वो सभी गाड़ियां उनके नजदीक आकर रुक गईं। फिर राहुल कार से बाहर निकला और अतुल की कार के सामने जाकर अपना एक पैर कार की बोनट पर रखते हुए उसने अपने पॉकेट से गन निकाल ली। राहुल के हाथ में गन देखकर सुहानी डर गई थी, तो वहीं अतुल भी अपनी कार के डैशबोर्ड से गन निकालकर बाहर आया और राहुल के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर अतुल थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए अपनी गन राहुल की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, जानता भी है तू कौन हूं मैं? होम मिनिस्टर का बेटा हूं मैं, अतुल वाजपेयी। राहुल ने अतुल की बात सुनकर अपनी गन को उसके फोरहेड पर रखते हुए कहा, मैं जिनका आदमी हूँ उनके आगे तेरा बाप भी अपना सर झुकाता है। राहुल के मुंह से अपने पापा के बारे में यह सब सुनकर अतुल को गुस्सा आ गया और वो राहुल को मारने ही वाला था कि तभी राहुल ने उसके हाथ को मोड़कर उससे गन छीनते हुए कहा, अभी तो इस खिलौने से खेलने के लिए छोटा बच्चा है, पहले बड़े हो जा फिर खेलना। सुहानी कार में बैठी ये सब देखकर डर से कांपने लगी थी। फिर वो इस नजारे को देखकर मन ही मन खुद से बोली, अतुल के पापा तो मिनिस्टर हैं, फिर भी इसके साथ ये सब किया इन्होंने, तेरा क्या होगा सुहानी? अपने बारे में सोचकर ही सुहानी के पसीने छूट गए। फिर राहुल ने अतुल और सुहानी को अपनी कार में बिठाया और चला गया। विला पहुंचते ही वो सभी अंदर गए और जैसे ही सामने का नजारा देखा तो वो सभी डर से अंदर ही अंदर कांपने लगे। उन सभी के सामने भूखा शेर बैठा था
जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस अभी उन लोगों पर अपना वार करेगा। सुहानी कियान को अपने सामने बैठा देखकर पसीने से पूरी तरह भीग गई। तो वहीं अतुल की भी हालत खराब हो गई। वो उसे देखते ही पहचान गया था कि ये कियान ओबरॉय है, जिसे ज्यादातर लोग द डेविल के नाम से जानते हैं। कियान और उसकी पावर के बारे में अतुल के पिता ने उसे पहले ही बताया था और उसे उसके लोगों से दूर रहने के लिए भी कहा था। कियान जंगल के राजा की तरह सोफे पर एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा था और अपने दोनों हाथों को सोफे के ऊपर फैलाए अपने सामने खड़े दो नमूनों को देख रहा था, जिनके उसके देखने भर से ही पसीने छूट गए थे। फिर वो उठा और उसने सुहानी के पास आते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम्हें क्या लगा मेरी कैद से आजाद होना इतना आसान है? प्लान बनाना सिर्फ तुम्हें ही आता है। तुम्हारा प्लान तो मेरे प्लान का एक छोटा सा पार्ट था, तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। कियान की ये बात सुनकर सुहानी की आंखें बड़ी हो गईं। फिर कियान ने उसे देखते हुए आगे बोला, क्या कहा था तुमने? तुम्हारे बारे में जानना है तो मैं खुद पता करूं। तो देखो, आई डिड इट। आखिरी के शब्द बोलते हुए कियान की आवाज तेज हो गई। फिर वो सुहानी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम्हारा नाम तो क्या, तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे सामने होगी और वो भी तुम खुद मुझे बताओगी अपने मुंह से। कियान ये सब बोलते हुए सुहानी को किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। फिर सुहानी उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली हूं, समझे तुम? कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें। उसकी ये बात सुनकर कियान ने तिरछी स्माइल करते हुए उसे कहा, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द गेम नाउ। ये कहकर कियान ने राहुल की तरफ देखा तो वो उसका इशारा समझते हुए अतुल के पास गया और उसने अतुल की कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक पंच मारा। आखिर क्या होगा आगे? क्या सुहानी कियान को अपना नाम बता देगी? कियान अतुल के साथ क्या करेगा? क्या करेगा राघव जब उसे सुहानी के कियान के पास होने के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अतुल को पंच लगते ही वो जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये देखकर सुहानी कियान की तरफ देखकर गुस्से में बोली, तुम इंसान नहीं, सच में एक राक्षस हो। ये सुनकर कियान ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आई नो दैट। फिर राहुल ने जमीन पर पड़े हुए अतुल को उठाया और उसे फिर से एक पंच मारा। इस बार अतुल के मुंह और नाक दोनों से खून बहने लगा। ये देखकर सुहानी दौड़कर अतुल के पास गई और उसे उठाते हुए उसने कियान की तरफ देखकर कहा, तुम जानते हो ये कौन है? वो उसके आगे कुछ बोल पाती कि तभी अतुल ने उसे रोकते हुए कहा, सुहानी, ये कियान ओबरॉय है, द डेविल। अतुल की बात सुनकर सुहानी चौंक गई और उसने अपने मन ही मन कहा, क्या ये सच में कियान ओबरॉय है? मैंने तो आज तक बस इसका नाम ही सुना था। मामा जी ने एक बार बताया था इसके बारे में कि इसे मुंबई का किंग कहते हैं। वो अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी कियान ने उसके पास आते हुए कहा, अब अपना नाम बताओगी या इसकी थोड़ी और खातिरदारी की जाए? ये सुनकर सुहानी ने डरते हुए कियान से कहा, सर, मैं तो आपको जानती तक नहीं, सिर्फ आपका नाम ही सुना है आज तक। फिर क्यों आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं? कियान उसकी बात सुनकर उसे अपने गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए बोला, तुमने मुझसे वो छीना है जिसे छूने की किसी में हिम्मत तक नहीं थी। कियान की ऐसी बात सुनकर सुहानी और ज्यादा घबरा गई और वो हकलाते हुए उससे आगे बोली, सर, मैंने कुछ नहीं किया है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। सुहानी की बात पर कियान उसकी तरफ देखकर दांत पीसते हुए बोला, जस्ट शट अप, अब एक और शब्द नहीं। अब जो पूछा जाए सिर्फ वो ही बताओगी तुम। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है, सो यू डिसाइड व्हाट यू वांट। सुहानी के सामने कियान ओबरॉय का सच आ गया था। उससे टकराने की ना तो उसमें हिम्मत थी और ना ही उसकी औकात। फिर उसने खुद को कियान के सामने सरेंडर कर दिया और उसके सामने सर झुकाते हुए बोली, मेरा नाम सुहानी है और मैं यहाँ अपने मामा मामी के साथ रहती हूँ। सुहानी के इतना बोलते ही कियान ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, 30 मिनट के अंदर मुझे वो लोग इस विला में चाहिए। उनकी बात सुन राहुल जाने लगा कि तभी कियान ने उसे रोकते हुए कहा, इसे भी ले जाओ और अच्छे से समझा दो इसे। उसके कहने पर राहुल अतुल को लेकर बाहर आया और उसे देखकर स्माइल करते हुए बोला, तो कैसी लगी खातिरदारी मिनिस्टर साहब के सुपुत्र जी? अतुल समझ रहा था कि राहुल उसका मजाक बना रहा था। तभी उसने अतुल से आगे कहा, जिंदा रहना चाहते हो तो पिछले 2 घंटों से जो भी देखा और सुना वो सब भूल जाओ।
ये कहकर वो कुछ देर रुका और फिर उसने अतुल को वार्निंग देते हुए कहा, और सुहानी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, तुमने उसे नहीं देखा, अंडरस्टैंड? राहुल की इस बात पर अतुल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ राघव के फार्म हाउस में अनंत के मुंह और सिर से खून निकल रहा था और वो जमीन पर गिरे हुए थे जैसे उन्हें किसी ने बुरी तरह से मारा हो। वहीं ऐश्वर्या आशु को अपने सीने से लगाए कोने में खड़ी थी। उनके सामने सोफे पर राघव बैठा हुआ था। वो किसी जानवर से कम नहीं लग रहा था। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को अपने दूसरे हाथ से सहलाते हुए अनंत से कहा, मेरे होने वाले मामा ससुर जी, और कितना मार खाओगे? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे आपको मार खाते देखकर। अब तो बता दो कि आपने मेरी होने वाली वाइफ को कहाँ छुपा रखा है? राघव की बात का जवाब देते हुए अनंत ने उसे कहा, मैंने सुहानी को नहीं छुपाया है। सुहानी को कुछ लोग ढूंढ रहे थे, शायद उन लोगों ने ही सुहानी को अगवा किया है। ये सुनकर राघव ने हंसते हुए कहा, राघव राव की होने वाली वाइफ को कोई और अगवा कर ले? ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो मुझसे पहले तो तुम्हें पता लग जाता। तो अब झूठ बोलना बंद करो और सच बताओ, अब मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। ये बोलते हुए राघव ने आशु की तरफ गन पॉइंट कर दी। तो वहीं अनंत ने डरते हुए राघव से कहा, राघव रुक जाओ, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ कि सुहानी को किसी ने किडनैप किया है। तुम चाहो तो अपने लोगों को भेजकर अच्छे से पता करवा सकते हो। कुछ दिन पहले मार्केट एरिया में कुछ लोग सुहानी का स्केच दिखाकर उसे ढूंढ रहे थे। अनंत की ये बात जैसे ही राघव ने सुनी तो फिर उसने विराज की तरफ देखा। विराज राघव का इशारा पाकर वहां से तुरंत चला गया। फिर विराज ने सुहानी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए अपने आदमियों को लगा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल भी सुहानी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लगा हुआ था। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे सुहानी के मामा मामी के बारे में कुछ पता नहीं चला। इधर राघव अपने फार्म हाउस में बैठा विराज के आने का इंतजार कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय विला में कियान एक बड़े से कमरे में गया और दीवार पर टंगी एक बड़ी सी फोटो फ्रेम के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने उस फ्रेम पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, क्यों किया तूने ऐसा? एक बार अपने भाई से बात तो करता। आज तक तेरे भाई ने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो तूने क्यों नहीं मुझे कुछ बताया? फिर कियान ने खुद को संभालते हुए गुस्से में आगे कहा, मैं तेरी मौत के जिम्मेदार हर एक शख्स को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं उन्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि वो मुझसे अपनी मौत की भीख मांगेंगे। ये कहकर उसने अपने इमोशंस को छुपाते हुए अपनी आंखों को शेड से ढक लिया और उस कमरे से निकलकर सीधा अपने कमरे में चला गया। फिर कुछ ही देर बाद राहुल कियान के रूम में आया और उसे देखकर कियान ने उसे बोलने का इशारा किया। फिर राहुल ने गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया, सर हमें जो एड्रेस मिला था, हमारे आदमी उस एड्रेस पर गए थे पर वहां कोई नहीं था। फिर आसपास के लोगों से पता करने पर पता चला कि वो 3 दिन पहले घर पर ही थे। फिर पता नहीं अचानक से कहां चले गए। और एक सबसे जरूरी बात है कि उनके घर के बाहर 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे और अब वो गार्ड्स भी वहां से गायब हैं। ये सुनकर कियान ने टेबल पर रखी फाइल को उठाते हुए राहुल को देखा। फिर राहुल ने एक बार फिर से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सर इनका नाम सुहानी है और ये 6 महीने पहले ही अपने मामा मामी के साथ मुंबई शिफ्ट हुई हैं। इससे पहले ये दिल्ली में थी और दिल्ली से पहले कोलकाता में। सुहानी एक मेडिकल स्टूडेंट है और ये मुंबई के ही नेशनल मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रही है। ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और टॉपर भी। ये अभी 22 साल की है और लोगों से दूरी बनाकर रहती है। इनके ज्यादा दोस्त भी नहीं है। ये खूबसूरत और इंटेलिजेंट होने की वजह से कॉलेज में फेमस है। साथ ही ये कॉलेज में बहुत से लड़कों का क्रश भी है। राहुल की बातें सुनकर कियान की नजर उस पर ठहर गई। फिर राहुल ने आगे कहा, लेकिन सुहानी को प्रपोज करने की हिम्मत कोई नहीं करता। उसकी ये बात सुनकर कियान ने उस पर से नजरें हटाईं और वापस से फाइल में देखते हुए बोला, कोई खास वजह? कियान की बात का जवाब देते हुए राहुल ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और एक गहरी सांस लेकर कहा, सर पूरे कॉलेज को पता है कि सुहानी राघव राव की गर्लफ्रेंड है। कियान जो अपनी नजरें गड़ाए हुए फाइल में देख रहा था, तभी राहुल की बात सुनते ही उसकी पकड़ फाइल पर कस गई और उसने दांत पीसते हुए कहा, व्हाट? फिर राहुल ने हाँ में जवाब देते हुए आगे कहा, ये सच है सर। उसकी ये बात सुनकर कियान गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी फाइल को एक तरफ फेंकते हुए अपने कमरे से बाहर चला गया। फिर वो सुहानी के कमरे के पास गया और उस कमरे के डोर को एक झटके से लात मारकर खोल दिया। अचानक से डोर खुलने की वजह से बेड पर उल्टी लेटी सुहानी डरकर बैठ गई। कियान उसे इस वक्त खूंखार शेर जैसा लग रहा था। फिर वो सुहानी के पास गया और उसने अपने एक हाथ से उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास लाकर कहा, क्या कहा था तुमने? तुम उन लड़कियों की जैसी नहीं हो।
सही कहा था तुमने, क्योंकि तुम उन लड़कियों से भी ज्यादा घटिया हो। कियान के मुंह से खुद के लिए ऐसी बातें सुनकर सुहानी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, समझते क्या है आप खुद को? आपका जब मन चाहा तब आप मेरी बेइज्जती करने चले आते हैं। मैं कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ, मिस्टर कियान ओबरॉय। सुहानी की ये बात सुनकर कियान उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, पहले नहीं थी पर अब बन गई हो। आफ्टर ऑल तो मेरे इतने खास दुश्मन की गर्लफ्रेंड जो ठहरी। ये सुनकर सुहानी ने चौंक कर कियान को देखा। फिर उसने सुहानी को देखते हुए आगे कहा, पैसे और पावर के लिए जो लड़की एक क्रिमिनल की गर्लफ्रेंड बन जाए तो उसका कैरेक्टर कैसा होगा? घटिया ना। कियान की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सुहानी की आंखें आंसुओं से भर गईं और फिर उसने कियान को अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद से दूर किया। उसकी आंखों में ठहरे आंसू अब बह निकले थे और तभी वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप दोनों ही अपना जोर एक लड़की पर दिखाते हैं। कियान ने खुद का कंपैरिजन राघव के साथ सुनकर गुस्से में सुहानी की दोनों बाजुओं को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया। पर दर्द होने के बावजूद भी सुहानी मुस्कुराते हुए कियान को देखने लगी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बोथ ऑफ यू आर रियली अ बास्टर्ड। सुहानी के मुंह से खुद के लिए ऐसी बात सुनकर कियान के शरीर में जैसे आग लग गई और तभी उसने अपना एक हाथ सुहानी को थप्पड़ मारने के लिए उठाया, पर तभी उसने अपना उठा हुआ हाथ सुहानी के नजदीक लाकर रोक दिया। सुहानी ने थप्पड़ पड़ने के डर से अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था, पर जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कियान को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत दोनों ही भरी थी। फिर कियान ने खुद को कंट्रोल करने के लिए एक पंच बनाकर जोर से दीवार पर मारा। सुहानी ये सब देखकर डर से कांपने लगी थी। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं और वो एक टक कियान को ही देखने लगी। उसके हाथ से खून बहने लगा था। फिर कियान सुहानी को एक नजर देखकर अपने कमरे में वापस चला गया। उसके जाने के बाद सुहानी रोते हुए दीवार से सटकर वहीं बैठ गई। वहीं कियान जब अपने कमरे में आया तो राहुल अभी भी वहीं था। फिर जब उसने कियान के हाथ से खून बहता हुआ देखा तो वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उसके हाथ पर पट्टी करने लगा। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में राघव विराज का वेट कर रहा था। फिर विराज आया तो उसने राघव को देखकर अपना सिर झुका लिया। उसके झुके हुए सिर को देखकर राघव समझ गया कि वो सुहानी के बारे में पता करने में नाकामयाब रहा। ये समझकर राघव गुस्से में सबके ऊपर बम की तरह फटने ही वाला था कि तभी विराज का फोन रिंग हुआ। ये देखकर राघव को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, पर तभी विराज ने कहा, ये हमारे इन्फॉर्मर का कॉल है। फिर विराज ने कॉल रिसीव करके फोन स्पीकर पर कर दिया और कॉल की दूसरी तरफ से इन्फॉर्मर ने कहा, सर, सुहानी मैडम को मैंने कियान ओबरॉय के मॉल में देखा था, कियान ओबरॉय के असिस्टेंट राहुल के साथ। इन्फॉर्मर की ये बात सुनकर राघव का गुस्सा और बढ़ गया और उसने गुस्से में विराज से कहा, मेरी मीटिंग फिक्स करो उसके साथ। आखिर क्या होगा आगे? क्या कियान राघव से मीटिंग के लिए तैयार होगा? क्या राघव सुहानी को कियान से छुड़ा पाएगा? क्या होगा जब राघव और कियान होंगे आमने सामने? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। विराज ने राघव के ऑर्डर को फॉलो करते हुए राहुल से कांटेक्ट किया और उसे मीटिंग फिक्स करने के लिए कहा, पर तभी राहुल ने उसे मना करते हुए कहा, वो सिर्फ अपनी मर्जी से मिलते हैं और अभी उनका मन तेरे बाप से मिलने का नहीं है। राहुल की ये बात सुनकर विराज चिढ़ गया और उसने गुस्से में उसे कहा, बहुत अकड़ है ना तुझ में, तुझे तो मैं देख लूंगा। विराज की ये बात सुनकर राहुल ने हंसते हुए कहा, इतने सालों से तू देख ही तो रहा है, तेरी इतनी औकात कहाँ है कि तू कुछ कर सके। ये कहकर राहुल ने कॉल कट कर दिया तो वहीं विराज ने गुस्से में अपना फोन फ्लोर पर पटक दिया। फिर विराज से बात करने के बाद राहुल कियान के कमरे में आया और उसने सारी बातें उसे बता दी। फिर सारी बातें सुनकर कियान ने सार्कास्टिकली स्माइल करते हुए राहुल से कहा, अभी उसे थोड़ा और तड़पने दो। इतना कहकर वो कुछ देर रुका और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए उसने आगे कहा, अब होंगे एक तीर से दो शिकार। वहीं कमरे में सुहानी जो अभी भी रो रही थी, फिर उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, सुहानी, अब तू और नहीं रोएगी। भाड़ में जाए राघव और कियान, ये दोनों तेरी लाइफ को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कहकर वो हिम्मत करके खड़ी हुई और दोबारा खुद से ही बोली, मैं यहां से निकल कर दिखाऊंगी, वो भी अगले 24 घंटे के अंदर। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने फार्म हाउस में बैठा अनंत को घूरे ही जा रहा था कि तभी वहां विराज आया। फिर उसने डरते हुए राघव से कहा, सर, कियान ओबरॉय ने मीटिंग करने से मना कर दिया।
विराज के मुंह से ये सुनते ही राघव गुस्से में उसे घूरने लगा और फिर उसने अपनी गन से वहां रखी सभी चीजों को शूट करते हुए कहा, कियान ओबरॉय, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। इस बार वो होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहकर राघव ने विराज की तरफ देखा तो वो उसे देखते ही समझ गया कि वो उसे क्या कहना चाहता है। फिर राघव का इशारा मिलते ही विराज वहां से तुरंत चला गया। वहीं दूसरी तरफ विला में सुहानी अपने रूम से निकलकर बाहर आई और भागने की तरकीब सोचने लगी। वो इधर उधर देखते हुए भागने के रास्ते खोज रही थी कि तभी उसे कुछ लोग मेन डोर से बड़े बड़े बॉक्स अंदर लाते हुए दिखे। सुहानी उन्हें देखकर दबे पांव नीचे आई, जहां उन बॉक्सेस को ले जाया जा रहा था। फिर वो एक पिलर के पीछे जाकर छुप गई और उन लोगों की बातें सुनने लगी। वो लोग बॉक्स ले जाते हुए बातें कर रहे थे। फिर एक आदमी ने कहा, शाम होते ही हमें फिर से यहाँ आना है इन बॉक्सेस को वापस लाने के लिए। इतना बोलकर उस आदमी ने एक सर्वेंट की तरफ देखकर आगे कहा, शाम तक इन्हें खाली कर देना। सर्वेंट ने उसकी बात पर सिर हिला दिया। सुहानी ने भी उसकी सारी बातें सुन ली और बहुत खुश होते हुए बोली, अब मुझे यहां से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर वो जैसे ही दबे पांव आई थी वैसे ही दबे पांव अपने कमरे में वापस चली गई। वहीं दूसरी तरफ राघव के आदमियों ने कियान के विला पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। कियान अपने कमरे में बैठा अपना काम कर रहा था कि तभी वहां राहुल आया और कियान ने बिना उसकी तरफ देखे उसे कहा, विला की सिक्योरिटी बढ़ा दो। राघव राव चुप नहीं बैठेगा, हम पर हमला करने की वो पूरी तैयारी कर रहा होगा। कियान की इस बात पर राहुल ने कहा, यस सर, मैंने ऑलरेडी कुछ और गार्ड्स को बुलाया है, वो लोग कुछ ही देर में आते होंगे। इधर सुहानी अपने कमरे में बैठी शाम होने का इंतजार कर रही थी कि तभी उसकी नजर घड़ी की तरफ गई। घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे। वो घड़ी देखकर मुस्कुरा दी। फिर वो उठी और दबे पांव सबसे छुपते हुए नीचे उसी जगह पर आ गई जहां पर वो बॉक्सेस रखे। सबकी नजरों से बचते हुए उन सभी बॉक्सेस में से एक बॉक्स में छिपकर बैठ गई। फिर कुछ ही देर में वो लोग उन बॉक्सेस को लेने के लिए फिर से आए। सभी लोग खाली बॉक्सेस को उठाकर ले जा रहे थे कि तभी एक आदमी उस बॉक्स जिसमें सुहानी छिपी हुई थी उसे उठाते हुए बोला, अरे क्या इसमें से सामान नहीं निकाला? ये अभी भी पहले जितना ही भारी है। उस आदमी की बात सुनते ही बॉक्स के अंदर बैठी सुहानी डर गई। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तभी वहां खड़े सर्वेंट में से एक ने कहा, सामान तो सारा ही निकाल लिया है, इसमें तो वो सामान है जो बेकार पड़ा था। सर्वेंट की बात सुनकर उन्होंने सिर हिला दिया और वो सभी बॉक्सेस लेकर चले गए। सुहानी बॉक्स के अंदर बैठी ट्रक के चलने का इंतजार कर रही थी कि तभी ट्रक के चलने की आवाज सुनकर वो खुश हो गई और बॉक्स के बाहर आ गई। फिर सुहानी ने खुली हवा में सांस लेकर आकाश की तरफ देखते हुए कहा, आखिरकार मैं उस राक्षस की कैद से आजाद हो ही गई। अब सबसे पहले पुणे जाना है और मामा मामी को ढूंढना है। एक तरफ जहां सुहानी अपने आजाद होने की खुशी में खुश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल को सुहानी के भागने की खबर लग गई थी। फिर राहुल ने घबराते हुए खुद से कहा, ये लड़की फिर से भाग गई, ये खुद भी मरेगी और साथ में हमें भी मरवाएगी। इतना कहकर उसने जल्दी से सभी गार्ड्स को इकट्ठा किया और उन्हें सुहानी को ढूंढने का इंस्ट्रक्शन दिया। राहुल का ऑर्डर मिलते ही सारे गार्ड सुहानी को ढूंढने में लग गए। फिर राहुल ने जब कियान को सुहानी के भागने के बारे में बताया तो कियान ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, उसका यहाँ से इतनी आसानी से निकल जाना पॉसिबल नहीं था। फिर ये कैसे हुआ, पता करो इसका। राहुल कियान की बात सुनकर तुरंत वहां से चला गया। फिर उसके जाने के बाद कियान ने कहा, 2 पल की आजादी मिलने से खुद को आजाद समझने की गलती मत करना सुहानी, क्योंकि रहना तो तुम्हें मेरी कैद में ही है। तभी राहुल कियान के कमरे में फिर आया और उसे आज आए डिलीवरी ट्रक के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर कियान ने उसे देखते हुए कहा, वो उसी ट्रक में यहाँ से निकली है, उस ट्रक के ड्राइवर से कांटेक्ट करो। ये कहकर कियान ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर आगे कहा, मे बी शायद वो ट्रक में ही हो, लेकिन अगर ट्रक कहीं रुका होगा तो वो उतर गई होगी। राहुल उसकी बातों को अच्छे से समझ गया। फिर उसने कियान के कहे अनुसार ही किया। उसने ट्रक के ड्राइवर से कांटेक्ट किया और ट्रक के ड्राइवर ने राहुल के कहने पर ट्रक की चेकिंग की, पर उसे सुहानी कहीं नहीं दिखी। फिर ड्राइवर ने कॉल पर कनेक्ट राहुल से कहा, साहब हमने कहा था ना कि ट्रक में कोई नहीं है। ड्राइवर की बात सुनकर राहुल ने उससे पूछा, क्या तुम रास्ते में कहीं रुके थे? उसके सवाल का जवाब देते हुए ड्राइवर बोला, हाँ साहब रुके थे ना, ढाबे पर चाय पिए थे। ये सुनकर राहुल ने ट्रक ड्राइवर से ढाबे की लोकेशन ली और अपने सभी गार्ड्स को शेयर कर दी जो सुहानी को ढूंढ रहे थे।
वहीं सुहानी ने ट्रक से उतरकर इधर उधर देखते हुए किसी से लिफ्ट लेने के बारे में सोचते हुए खुद से कहा, बस कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे पुणे तक लिफ्ट दे दे। इधर राहुल गार्ड्स के साथ उसी ढाबे पर आ गया। फिर उसने सुहानी की फोटो दिखाते हुए लोगों से पूछा तो वहां बैठे लोगों ने उसे पहचानने से मना कर दिया। वहीं ढाबे के ओनर ने फोटो को देखते हुए कहा, हाँ, मैंने देखा इस लड़की को। ये सुनते ही राहुल की आंखें चमक गईं। फिर उसने ढाबे के ओनर से जल्दी में पूछा, ये लड़की किधर गई है? उसके पूछने पर ढाबे वाले ने उसे सुहानी के बारे में बताते हुए कहा, ये लड़की हमसे पुणे जाने का रास्ता पूछ रही थी। ढाबे वाले की बात सुनकर राहुल समझ गया कि सुहानी पुणे गई है। फिर उसने उसी टाइम कियान को इन्फॉर्म करते हुए उसे सब कुछ बता दिया। कियान ने राहुल की बात सुनकर गुस्से में वहीं रखे एक वास को तोड़ दिया और कॉल पर उसे कहा, कैसे भी ढूंढो उसे, वो इस शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना कि वो राघव के आदमियों के हाथ ना लगे। वहीं इधर सुहानी एक 40 साल के आदमी से लिफ्ट लेकर उसकी कार में पुणे जा रही थी। तभी उस आदमी ने अपनी कार को एक साइड में रोक दिया। सुहानी अचानक ऐसे कार के रुकने से घबरा गई और उसने उस आदमी से पूछा, अंकल आपने कार क्यों रोक दी? अभी तो हाईवे भी क्रॉस नहीं हुआ। सुहानी की बात सुनकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, जाने मन, इतनी भी जल्दी क्या है? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें पुणे लेकर जाऊंगा, बस तुम्हें मेरा थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। उस आदमी की बातें सुनकर सुहानी डर गई और पीछे हटते हुए बोली, अंकल ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिर वो आदमी उसके करीब आते हुए बोला, डोंट कॉल मी अंकल, तुम इतनी खूबसूरत हो कि बस मेरा दिल आ गया तुम पर। ये कहते हुए उस आदमी ने सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। तभी सुहानी ने स्मार्टली उस आदमी के हाथ को जोर से मोड़ दिया और वो आदमी दर्द से चिल्ला उठा और इसी बीच वो कार का गेट ओपन करके भाग गई। वहीं दूसरी तरफ राघव, जिसके आदमियों ने कियान के विला पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी, उसके आदमी चारों तरफ फैले हुए थे। तभी एक इन्फॉर्मर ने विराज के अंडर काम कर रहे विष्णु को सुहानी के भागने की खबर दे दी और विष्णु ने तुरंत ही राघव और विराज को सुहानी के भागने के बारे में बता दिया। उसके भागने की खबर सुनते ही राघव खुश हो गया और तभी विराज ने उसे कहा, सुहानी मैडम पुणे जा रही हैं। ये सुनकर राघव ने उसे कहा, सुहानी पुणे नहीं पहुंचनी चाहिए और ना ही कियान के हाथ लगनी चाहिए। विराज ने राघव की इस बात पर सिर हिला दिया और फिर ड्राइवर को फास्ट ड्राइव करने के लिए कह दिया। उधर सुहानी गाड़ी से उतरकर भागने लगी थी। अंधेरा अब काफी ज्यादा घना हो गया था। वो भागते हुए काफी दूर आ गई थी और साथ ही अब वो थक भी चुकी थी। वो कमर पर हाथ रखे सड़क के बीच खड़ी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी अचानक उसके ऊपर रोशनी पड़ी। सुहानी फिर सामने की तरफ देखने लगी जहां से रोशनी आ रही थी। सामने से कुछ गाड़ियां फुल स्पीड में उसकी तरफ ही आ रही थी। उन गाड़ियों को देखकर वो समझ गई कि अब वो फिर से पकड़ी गई। फिर वो पीछे पलटकर भागने को हुई कि तभी उसे पीछे से भी कुछ गाड़ियां आती हुई दिखी। फिर थोड़ी ही देर में वो सारी गाड़ियां सुहानी से कुछ दूरी पर आकर रुक गईं। एक तरफ जहां राहुल कार में था तो वहीं दूसरी तरफ विराज अपनी कार में बैठा हुआ था। फिर दोनों ने ही निकलकर कार के पीछे का बैक डोर ओपन किया और फिर कियान और राघव दोनों ही एक साथ अपनी अपनी कार से बाहर आए। वो दोनों ही एक दूसरे के सामने कुछ ही दूरी पर खड़े थे। तो वही सुहानी उन दोनों के बीच में खड़ी थी। फिर वो उन दोनों को देखते हुए खुद से बोली, अब कहाँ जाऊं मैं? एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। ये कहते हुए वो उन दोनों को ही पलट पलट कर देख रही थी। फिर वो उन दोनों को घूरते हुए फिर से बोली, राक्षस कहेंगे, क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? ये दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े? तभी उसने ऊपर काले आकाश को देखते हुए कहा, हे भगवान, मेरी जिंदगी में परेशानियां कम थी जो आपने इन दोनों राक्षसों को भी भेज दिया। उसके चेहरे पर गुस्से और खुशी के मिले जुले भाव थे। उसे अब कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो कियान और राघव के बीच खड़ी ट्रॉफी जैसी